Hello everyone. I hope you are very well. Now this is the time to get analysis over Hindu editorial. जैसे कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में आपको लगातार हिंदू के एडिटोरियल का सारा कंटेंट देखने को मिल रहा है और ये बात हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। स्टे होम स्टे सेफ। अगर हम घर में रहेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को बचा पाएंगे। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं लगातार एडिटोरियल का ये पार्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा देखें तो हर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप चाहे कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग के फील्ड में हैं, चाहे यूपीएससी के फील्ड में हैं या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो एडिटोरियल माना जाता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इसमें यूज़ किए जाने वाला कंटेंट बहुत जिसे कहें कि अच्छी क्वालिटी का वो कंटेंट यूज़ किया गया होता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदू के एडिटोरियल पर, जिसमें आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपको ये मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन हिंदू के एडिटोरियल से उठाई गई है और सारा का सारा जो है वो हिंदू के एडिटोरियल को फॉलो करता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस एडिटोरियल में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है आज, वो ख़ास तौर से इकॉनमी के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो हम लोग देखते हैं कि इस आर्टिकल में आज क्या लिखा गया है। चलिए देखते हैं कि आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल कहता है कि हेल्पिंग लैंडिंग हैंड, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक तरह से ये सहारा दिया गया है ऑन आरबीआई सेकंड लॉकडाउन स्टिमुलस। यहाँ पर अगर बात करें तो जब हमारा लॉकडाउन चल रहा है पूरे भारत में, उस समय आरबीआई ने दूसरी बार अपनी पॉलिसी को रिव्यू किया है और स्टिमुलस किया है, यानी कि इससे मतलब होता है प्रोत्साहन करना, यानी प्रोत्साहन देना, यानी कि भारत सरकार को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलने वाला है। तो दोस्तों इस आर्टिकल में जो वोकैब यूज़ हुआ है, जो वर्ड मीनिंग यूज़ हुए हैं, पहले हम उन वर्ड मीनिंग पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ड आज हमने इनरोल किए हैं। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में जो पहला वर्ड है वो क्या कहते हैं, वो है क्यू। ठीक है, जो एक नाउन है जिसका मतलब होता है ए सिग्नल और रिमाइंडर, यानी कि एक तरह का संकेत जो इसका मीनिंग होता है। दूसरा वर्ड है हमारे पास कॉम्बैट। कॉम्बैट को आप बहुत सभी लोग बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं और आम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये एक वर्ब है और बात करें तो ये मुकाबला और सामना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। टेक एक्शन टू रिड्यूस और प्रिवेंट समथिंग बैड और अनडिज़ायरेबल, कोई ऐसी चीज़ जो अच्छी नहीं है या आप उसे रोकना चाहते हैं तो आप कॉम्बैक्ट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखें तो आगे लिखा हुआ है लाइफ ब्लड। तो लाइफ ब्लड आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ में आपको जीवन अगर चाहिए तो उसके लिए आपको ब्लड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर है कि ये एक तरह का ये नाउन है। देखें तो इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि द इंडिस्पेंसिबल फैक्टर और इन्फ्लुएंस दैट गिव्स समथिंग इट्स स्ट्रेंथ एंड विटैलिटी। तो ऐसी आपने प्रभावित चीज़ जिससे, ठीक है, आपने उसे ताकत दी है, उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, तो उसे लाइफ ब्लड कहते हैं। आगे जो हमारा वर्ड है वो है कैलिब्रेट। तो कैलिब्रेट का मतलब होता है जांचना, ये एक वर्ब है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है ओवर आर्चिंग। इसका मतलब होता है व्यापक या फिर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, और ये हमारे पास होता है एडजेक्टिव। तो देख लेते हैं कंप्रेसिव और ऑल एम्बैरेसिंग। ठीक है, तो इस वर्ड का मीनिंग होता है। अगले जो आगे हमारे वर्ड हैं हमारे पास वो है अफ्लोट। एफ्लोट का मतलब होता है कि बचाव या फिर ऋण मुक्त, यानी कि आप उससे बच गए हैं, बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, आउट ऑफ डेट हो गए हैं या फिर डिफ़िकल्टी से आप बच गए हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो है स्टैंड स्टिल। इसका मतलब होता है ठहराव और ये एक तरह का नाउन है। कह रहा है कि ए सिचुएशन और कंडीशन इन विच देयर इज़ नो मूवमेंट और एक्टिविटी, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन है, ऐसी कंडीशन है जहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। अगला जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसका मतलब है मॉरेटोरियम। ठीक है, तो ये एक नाउन है और कह रहा है कि टेम्पररी प्रोविज़न ऑफ एन एक्टिविटी, यानी कि किसी भी एक्टिविटी को रोक दिया गया है, उसे रोक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। आगे जो वर्ड है वो है ब्रीथिंग स्पेस, जो एक नाउन है, इसका मतलब होता है विश्राम। तो कह रहा है कि एन अपॉर्चुनिटी टू पॉज, यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है किसी चीज़ को रोकने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं स्टे होम स्टे सेफ, ये क्या है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, रिलैक्स कर रहे हैं घर में। आगे क्या है, डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब आप ये डिसाइड करें कि आगे क्या करना है, जैसे कि आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि आपको हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना है और आप पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं प्रॉप अप। प्रॉप अप का मतलब है ये एक फ्रेजल वर्ब है जो कहता है कि टू सपोर्ट और सस्टेन, जिससे आप सपोर्ट करें या उसे रोक के रखें। आगे हम लोग अपने आर्टिकल पर वापस चलते हैं, देखते हैं आर्टिकल क्या कहता है।
तो दोस्तों देखते हैं आर्टिकल आगे क्या कहता है। आर्टिकल कहता है द आरबीआई हैज़ मेड लाइफ ईजियर फॉर बैंक्स। यहाँ पर क्लियर है कि आरबीआई ने बहुत बड़ा काम कर दिया है, लाइफ जो है वो इजी कर दी है किनकी, बैंक्स की, यानी बैंकिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा आसानी कर दी है और नया जीवन जो है प्रदान कर दिया बैंकों को। इट हैज़ गिवन टू द गवर्नमेंट द क्यू फॉर द फिजिकल सपोर्ट प्लान, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी ये एक तरह का संकेत है ताकि वो गवर्नमेंट अपने फिजिकल प्लान में अपने आप को इम्प्रूव कर सके, यानी कि जो उसका राजकोषीय प्लान है उसमें गवर्नमेंट अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सके, देख सके। यहाँ पर आरबीआई ने बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो मार्केट में फ़्लो करी है ताकि इकॉनमी को चलाया जा सके और इकॉनमी को थोड़ा सा अच्छा इम्प्रूव किया जा सके। इस लॉकडाउन के दौरान हर देश की स्थिति बहुत गंभीर है और हर देश की इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिस्ट हैं, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन लोगों ने बोला है कि देशों की जो सरकारें हैं उनको मनी जो है प्रिंट करनी चाहिए, पैसा उनको प्रिंट करना चाहिए और वो पैसा जो है मार्केट में फ़्लो कर देना चाहिए ताकि वो अपने लोगों को जीवन दे सकें और साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी को बचाव कर सकें। तो इसी को फॉलो करते हुए साथ आरबीआई ने इस तरह का ये डिसीजन लिया है। तो देखते हैं आरबीआई क्या कहते हैं आगे। इस आर्टिकल में लिखा गया है आरबीआई हैज़ इन्फ्लुएंस्ड ऑक्सीजन इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम विद द सेकंड सेट ऑफ द मेजर अनाउंस ऑन द फ्राइडे बाय द गवर्नर शक्तिकांत दास टू कॉम्बैट द लॉकडाउन इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल कहता है कि आरबीआई ने बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज़ ऑक्सीजन कर दिया। इन्फ्यूज़ माने होता है इंजेक्ट करना, यानी कि किसी सिस्टम में आपने कुछ इंसर्ट कर दिया। उन्हें ऑक्सीजन जो है वो कहाँ इन्फ्यूज़ किए, फाइनेंशियल सिस्टम में, जो हमारा भारत का फाइनेंशियल सिस्टम है, जो वित्तीय तंत्र है, उसमें जो है ऑक्सीजन का काम किया है। अब कह रहा है कि ये सेकेंड सेट है, जब दूसरी बार ऐसा किया है आरबीआई ने, ठीक है। जो उसके मेजर्स हैं, उसके जितने मेजर्स इंस्ट्रूमेंट हैं वो उसने रिवाइव किए हैं फ्राइडे को, जिसमें आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है। आगे वो क्या कहते हैं, शक्तिकांत दास कहते हैं कि द लॉकडाउन इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, और हमने ये डिसीजन इसलिए लिया है ताकि हमारी इकोनॉमी इस लॉकडाउन में जो कॉम्पैक्ट हो रही है, जो लगातार नीचे गिर रही है, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए शक्तिकांत दास ने ये सिस्टम जारी किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आर्टिकल में लिखी गई है। आगे देखते हैं आर्टिकल क्या कहते हैं। आगे कह रहा है कि मोस्ट आर एम्ड टू मेंटेनिंग लिक्विडिटी। इसमें से ज़्यादातर ये कहा गया है कि सभी किसी भी तरीके से आप लिक्विडिटी को मेंटेन कीजिए। देश को अगर बचाना है तो आप लिक्विडिटी को मेंटेन कीजिए। द इकोनॉमी इज लाइफ ब्लड। और लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी जो होती है वो किसी भी देश की इकोनॉमी की लाइफ होती है। यानी कि आप अगर उसमें पैसा इंजेक्ट करेंगे, अगर उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा पैसा इंजेक्ट करेंगे तो आपकी इकोनॉमी बच जाएगी और आपके लोग भी बच जाएंगे। साथ इसी को फॉलो करते हुए आरबीआई ने ऐसा रूल लिया है, ऐसा जो है वो फॉलो किया है। आगे कह रहा है कि दो देयर आर सम रेगुलेटरी प्रपोजल एम्ड एट द मेकिंग लाइफ ईजियर फॉर द बैंक्स। और साथ ही साथ कुछ रेगुलेटरी प्रपोजल मिले हैं आरबीआई को, जिसमें ये कहा गया था कि आप बैंकों की ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बना दीजिए। और ये ऐसा होगा कैसे, जो उसके अपने मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको थोड़ा सा रिवाइव करके बैंकों को थोड़ी सी राहत दी जा सकती है, जैसा कि आरबीआई ने अब किया है। ये ऐसे प्रपोजल मिले हैं। अब कह रहे हैं कि ये जो लाइफ ईजियर की है, लाइफ ईजियर फॉर बैंक्स एंड बीएफसी एंड बोरोवर्स, यानी कि जो लोग पैसा उधार लेते हैं, डेटर्स हैं, उन लोगों के लिए, जो छोटी बैंकें हैं, एनएफसी एनबीएफसीज हैं उनके लिए, और बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए ये प्रपोजल लाया गया है ताकि इन सब की लाइफ को थोड़ा सा ईजी बनाया जा सके। आगे आर्टिकल कहता है इट इज़ नाउ क्लियर द बैंक प्रिफर्स टू कैलिब्रेट इट्स मूव बेस्ड ऑन कॉन्स्टेंट फीडबैक फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ पर ये बात क्लियर है, नाउ इट इज़ क्लियर द बैंक्स प्रेफर टू कैलिब्रेट। अभी यहाँ पर ये बात बिल्कुल कही जा रही है साफ तरीके से कि बैंकों को अब ज़्यादा अपने मूव को क्या करना होगा, कैलिब्रेट करना होगा, यानी कि उनको जांचना होगा, उनको देखना होगा कि हमारा जो मूव है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ताकि उसका जो फीडबैक है वो कांस्टेंट फीडबैक रह सके फ्रॉम द ग्राउंड, जो ग्राउंड से उसे मिलता है। कहने का मतलब अगर यहाँ कहा जाए तो ऐसा हो सकता है कि जो बैंकें हैं, जिन लोगों को लोन दे रही हैं, ठीक है, अब उनको अच्छे से जांच पड़ताल करेंगी और जो लोन दिया गया है उसको अच्छे से वो रिवाइव करेंगी, ताकि बैंकों का हर एक मूवमेंट जो है वो अपने आप को महत्वपूर्ण तरीके से जांच सकें, और द वे इट शुड बी। और यही कहा जा रहा है कि ये होना भी चाहिए। जैसे बहुत सारी बैंकों ने लोन दे दिया और वो लोन का जो पैसा है वो लौट कर नहीं आया और इस तरीके से बैंक बहुत ज़्यादा नुकसान में चली गई। तो अब बैंकों को क्या करना होगा, अपना हर एक मूव को
बहुत गहराई से जांचना होगा, कैलिब्रेट करना होगा, ताकि उनका जो फीडबैक है वो कांस्टेंट बना रहे, ताकि उनका जो ग्राफ है या कस्टमर के बीच उनका रिलेशन है वो कांस्टेंट बना रहे, वो स्थायी रूप से बना रहे, वो ऊपर नीचे ना जाए। ठीक है। आगे आर्टिकल कहता है इन व्हाट शुड बी मेजरिंग इन व्हाट शुड बी एश्योरिंग फॉर द मार्केट। लेकिन अगर हम बात करें तो ये तो बैंकिंग इंडस्ट्री की बात हो गई कि आप बैंकिंग को इंश्योर कर रहे हैं, आप बैंकिंग को एक नई लाइफ दे रहे हैं और बैंकों को बोल रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, आप अपने आप को कांस्टेंट फीडबैक पर रखें। ठीक है। लेकिन आप मार्केट के लिए क्या कर रहे हैं? आप आर्टिकल कहता है कि आप मार्केट के लिए क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल आगे लिखता है कि मिस्टर दास वाज कैटेगोरिकली दैट कैटेगोरिकल मतलब होता है कि यहाँ पर जो है वो कहते हैं या स्पष्ट करते हैं दैट द आरबीआई वुड डू, आरबीआई वो सब करेगा व्हाट इट टेक्स टू सपोर्ट द इकोनॉमी, जो भी भारत की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए चाहिए आरबीआई वो सारे काम करेगा। जैसे कि आर्टिकल कहता है कि आपने बैंकिंग के लिए तो कर दिया, लेकिन आप मार्केट के लिए क्या कर रहे हैं, आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं। तो आरबीआई कहता है कि भारत की इकोनॉमी को बचाने के लिए जो भी बन पड़ेगा वो आरबीआई करने को तैयार है। एंड ऑल्सो मॉनिटर द इवॉल्विंग सिचुएशन, और इस सारे सिचुएशन जो इन हालात में सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगा, उसको मॉनिटर भी करेगा। आगे आर्टिकल कहता है इंडीड का मतलब होता है वास्तव में या सच में। द आरबीआई हैज़ बीन वेरी जेनरस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उदार या काइंड हार्टेड। ठीक है। इन इट्स लिक्विडिटी मेंटेनेंस, यानी कि अपनी लिक्विडिटी को मेंटेनेंस करने के लिए आरबीआई बहुत ज़्यादा उदार है, बहुत ज़्यादा जेनरस है। मेजर्स इन रिसेंट टाइम, इस समय में जब बहुत ज़्यादा लॉकडाउन की स्थिति है, स्थिति ज़्यादा भयावह है, ऐसे में भी आरबीआई बहुत ज़्यादा सजग है, इसीलिए वो अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको 2 बार रिव्यू कर रहा है। और कह रहे एंड पर्टिकुलर सो आफ्टर द लॉकडाउन बिगन इन मार्च, यानी मार्च से जब से अब तक। आर्टिकल कहता है कि मार्च से, यानी कि मार्च से जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से आरबीआई ने 2 बार अपनी पॉलिसी को रिव्यू किया है और लगातार वो है अपनी पॉलिसी को रिव्यू करता चला जा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी को मेंटेनेंस कर रहा है, हर एक चीज़ पे वो नज़र रखे हुए हैं। आगे आर्टिकल कहता है कि देयर विल श्योरली बी कंसिक्वेंस फॉर द इकोनॉमी। ठीक है। इसका क्या कंसिक्वेंस मतलब होता है कि परिणाम या फिर उसका जो रिजल्ट होने वाला है। कह रहे हैं कि देयर विल श्योरली बी कंसिक्वेंस, यानी कि इसका जो परिणाम होगा फॉर द इकोनॉमी वो इकोनॉमी के पक्ष में ही होगा, यानी इकोनॉमी को बढ़ोतरी ही मिलेगी, यहाँ से इकोनॉमी इंक्रीज ही होगी। बट दैट इज़ वरी फॉर द अनदर डे। कहता है कि आर्टिकल कहता है कि यहाँ तक तो ठीक है कि आपने इकोनॉमी के लिए इतना सब कुछ कर दिया, आज तो कर दिया, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, क्या ये लगातार ऐसा ही चलता रहेगा या फिर और कुछ में चेंजेस आने वाले हैं। आगे आर्टिकल लिखते हैं द ओवर आर्चिंग ऑब्जेक्टिव नाउ शुड बी टू कीप द इकोनॉमी एफ्लोट। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर क्या करना होगा, लगातार ओवर आर्चिंग ऑब्जेक्टिव मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव है अभी आरबीआई का वो क्या होना चाहिए, वो सिर्फ ये होना चाहिए कि कीप द इकोनॉमी अफ्लोट। अभी आप सिर्फ इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात करना चाहिए, आपको इकोनॉमी लगातार चलती रहनी चाहिए, आपको ये काम करना होगा बाय डिप्लॉइंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट, और जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे चाहे लगा दीजिए एट द आरबीआई कमांड, जिस तरीके से आरबीआई अपने कमांड में कहता है, यानी कि जो आरबीआई के कमांड में जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं उन सारे को आप डिप्लॉय कर दीजिए, लेकिन किसी भी तरीके से अपनी इकोनॉमी को चलाते रहना चाहिए, अपनी इकोनॉमी को चलाते रहिए। आर्टिकल इस तरीके से कहना चाहता है। आगे देखते हैं आर्टिकल क्या कहता है। आगे देखते हैं आगे आर्टिकल क्या कहता है। आगे आर्टिकल कहता है सेंट्रल बैंक हैज़ लर्नड फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस। यहाँ पर लिखा है, आर्टिकल ने लिखा है कि जो सेंट्रल बैंक है, जो हमारी सेंट्रल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है, वो क्या कर रही है, हैज़ लर्नड फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से सीख चुकी है। क्या सीख चुकी है, ऑफ द टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन TLTRO टिल नाउ। अब तक जो सेंट्रल बैंक है वो सीख चुकी है कि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। ये एक बैंकिंग इंडस्ट्री का मैकेनिज्म है। मैं आपको TLTRO के बारे में बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो अगर बात करें TLTRO, जो सबसे पहले ये एक यूरोपियन सिस्टम में यूज़ किया गया था, और इसका मतलब होता है कि प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू द क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन हैं उनको आप फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और ये
TLTRO सबसे पहले जो है यूरोप में यूज़ किया गया था, उसके बाद ये अब दुनिया के देशों में यूज़ किया जाने लगा है। और भारत में भी ये पहली बार, इससे पहले जब 6 फरवरी 2020 को जो RBI ने अपनी पॉलिसी रिव्यू की थी, उस समय इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अभी जब पॉलिसी रिव्यू की गई हैं तो TLTRO के तहत, जिसे TLTRO 2.0 वर्जन कहा जा रहा है, यानी TLTRO का दूसरा वर्जन इस समय RBI ने लॉन्च कर दिया है। और इसके तहत 50,000 करोड़ की जो धनराशि है, एक बहुत बड़ी अमाउंट है, ये बैंकिंग इंडस्ट्री को दी जा रही है, ये मार्केट को दी जा रही है, ताकि मार्केट में करंट आ सके और मार्केट में फ़्लो आ सके, लिक्विडिटी बरकरार रहे, और जिससे कि लोगों को लोन में थोड़ी सुविधा मिले, यानी लोगों को ज़िंदगी जीने में थोड़ी सी सुविधा मिले। और इसके लिए RBI लगातार प्रयास कर रही है। तो अगर मैं बात करूं तो TLTRO का जो टाइम पीरियड होगा वो 1 साल से 3 साल तक हो सकता है। और RBI ने ये भी कहा है कि इस अमाउंट को बढ़ा के लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास इसे कर दिया जाएगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब है टारगेटेड, यानी पहले से आपने ये डिसाइड कर लिया है, लॉन्ग टर्म है ये कुछ छोटी टर्म के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए रेपो रेट है। रेपो रेट मतलब जिस पे RBI दूसरी बैंकों को लोन देता है, लेकिन ये उसी के सिमिलर है, लेकिन ये बहुत एक लंबे पीरियड के लिए है। ठीक है, आप इसमें 1 साल से लेकर 3 साल तक के लिए RBI जो है वो लोन देगा बैंकों को। तो ये इससे क्या होगा, हमारी इकॉनमी को थोड़ा सा करंट मिलेगा, थोड़ा सा फ्लो आएगा, इकॉनमी जो नीचे जा रही है उसको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें सेंट्रल बैंक जो है वो सीख चुका है। अब आगे आर्टिकल कहता है कि when bank prefer to deploy the funds in bonds of PSU and large corporates। तो अब कह रहा है कि when banks preferred, यहाँ पर जितनी भी बैंक हैं वो प्रेफर्ड करती हैं कि ये वाला जो फंड है TLTRO के तहत आप जो फंड लगा रहे हैं, आप इन्हें बॉन्ड के रूप में लगाइए। जो PSU हैं और जो लार्ज कॉरपोरेट हैं उनमें आप ये पैसा फंड के रूप में लगाइए। PSU मैं आपको बता दूँ, PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि सबसे बड़े PSU की अगर हम भारत में बात करें तो सबसे बड़ा PSU जो है वो है रेलवे। उसके बाद बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, जैसे ONGC, भेल, सेल, NTPC, ये सारी चीज़ें NBFC में आती। सॉरी गाइस, ये NBFC में नहीं आती, ये सारी की सारी हमारे पास PSU कहलाती है। ये भारत की बड़ी बड़ी PSUs हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल क्या कहता है। आगे आर्टिकल कहता है कि द RBI हैज़ कॉल्ड आउट दिस रिस्क ऑफ एटीट्यूड ऑफ द बैंक्स, यानी बैंक ने RBI ने जो बैंकों का द रिस्क एटीट्यूड था उसको ख़त्म कर दिया, उसको कॉल आउट कर दिया, उसको रोक दिया है। वाइल अनाउंसिंग द फर्दर 50,000 करोड़ TLTRO, क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि हम देख रहे थे कि स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो रही थी, बैंकों की स्थिति बहुत ज़्यादा डगमगा रही थी। तो ऐसे में RBI ने उनके ऊपर से जो रिस्क की तलवार लटक रही थी उस तलवार को हटा दिया है इतनी बड़ी अमाउंट देकर। ये 50,000 करोड़ की जो अमाउंट है TLTRO के तहत जो मार्केट में फ़्लो की जा रही है। ऑल ऑफ दिस हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स एंड पेपर ऑफ NBFCs एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अब ये जो पैसा है पहले सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड के रूप में इन्वेस्ट किया जा रहा था, लेकिन अब ये बॉन्ड्स और पेपर्स के रूप में इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, और इन पेपर्स के थ्रू ये जो NBFC में और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में पैसा ये दिया जाएगा। आगे आर्टिकल कहता है कि द रेस्पॉन्स टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ TLTRO विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। कह रहा है कि इस बार तो TLTRO का 2.0 वर्जन आया है और जिसके तहत 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मार्केट में की गई है, लेकिन इसका जो रेस्पॉन्स है वो कुछ समय के बाद आएगा। और जब सेकेंड राउंड आएगा TLTRO का तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि क्या इसका रेस्पॉन्स पॉजिटिव रहा है या नेगेटिव रहा है। इसी चीज़ को आगे मद्देनज़र रखते हुए RBI ने, ठीक है, सिमिलरली बाय रिड्यूसिंग द रिवर्स रेपो रेट बाय अनदर 25 बेसिस पॉइंट्स टू 3.75%। तो इसी चीज़ को आगे जारी रखते हुए RBI ने थोड़ी सी कटौती और की है अपने, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में, जिसमें 25 बेसिस पॉइंट को घटाकर तो अपना जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.75 कर दिया है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर देता हूँ कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पे RBI दूसरी बैंकों से पैसा लेता है।
यानी कि अगर ज़्यादा रेट बढ़ा देगा, इंटरेस्ट का ज़्यादा रेट बढ़ा देगा, तो बैंक अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो आरबीआई के पास रख देंगे, वो पैसा, ताकि सिक्योर रहे और वहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सके। इसलिए आरबीआई ने ये इंटरेस्ट को घटा दिया है और इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके ज़रिए ये मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करता है, कंट्रोल करता है, भारत की इकोनॉमी को चलाता है। तो हम देख लेते हैं कुछ ये इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं। तो पहले हम देखते हैं पॉलिसी रेट्स के, जो ये करंट अभी आरबीआई की वेबसाइट पर अपडेट है। तो ये रेपो रेट इस समय जो चल रहा है वो है 4.40%, और रिवर्स रेपो रेट जैसे कि 25 बेसिस पॉइंट घटाकर वो कर दिया गया है 3.75। एमएसएफ की हम बात कर लेते हैं, जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहलाता है, वो है 4.65। अगर हम बात करें बैंक रेट की, तो बैंक रेट भी यही होता है जो एमएसएफ होता है, वो है 4.65%। अगर हम बात करें रिज़र्व रेशो की, जो रिज़र्व रेशो है वो सीआरआर अभी भी 3% रखा गया है, लेकिन इससे पहले वो 4% था, 1% उसमें भी घटोतरी की गई है। एसएलआर की बात करें तो एसएलआर में भी 25 बेसिस पॉइंट घटाया गया है और ये अब 18% रखा गया है। तो यहाँ पर और भी जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें भी कुछ चेंजेस किया गया है। यहाँ पर आर्टिकल आगे कहता है कि The RBI has made it further unattractive for banking to indulge in a lazy banking। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा, फर्दर मोर अनअट्रैक्टिव, यानी कि यहाँ आरबीआई ने इतनी बड़ा अनाउंसमेंट तो कर दिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव हो सकता है उन बैंकों के लिए जो लेजी बैंकिंग के लिस्ट में आती हैं। क्योंकि वो कैसे, बाय पार्किंग एक्सिस फंड विद द सेंट्रल बैंक रादर दैन लैंड, यानी ये पैसा उधार देने के बजाय ये सेंट्रल बैंक्स के जरिए जो है वो फंड में लगा दिया गया है। यानी कि जो लेजी बैंक है, जो अपने आप को घाटे में दिखा रही थी, वो अपने आप को रिस्क में दिखा रही थी, उन बैंकों को अब आरबीआई की तरफ से कोई राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये सारा पैसा उसने लैंड नहीं करके फंड के रूप में लगा दिया है। आगे आर्टिकल कहता है कि एज मच एज 6.9 लाख करोड़ वाज पार्क्ड विद द आरबीआई ऑन अप्रैल 15, और आरबीआई ने लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास जो पैसा है वो पार्क भी कर दिया है, यानी कि जो मार्केट में है वो पैसा फ्लो कर दिया है। आगे आर्टिकल कहता है दिस इज़ द टाइम व्हेन बैंक्स विल हैव टू बी लिबरल टू इन एक्सटेंडिंग हेल्प फॉर वर्किंग कैपिटल लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट टू देयर बोरोवर्स। तो यहाँ पर कहता है कि अब ये समय है, दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द टाइम, यानी कि हम बात करें तो इस समय सिर्फ दिस इज़ द टाइम, ये समय है कि व्हेन बैंक्स विल हैव टू बी लिबरल, यानी कि बैंकों को बहुत ज़्यादा उदार होना पड़ेगा, लिबरल होना पड़ेगा, उनको अपने एक्सटेंड करनी पड़ेंगी हेल्पिंग, यानी कि जो अपने लोगों को पैसा दिया हुआ है या फिर छोटी इंडस्ट्रीज़ को पैसा दिया हुआ है, उनके सापेक्ष उन्हें थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा, थोड़ा सा उदार होना पड़ेगा। जो उन्होंने वर्किंग कैपिटल लोन्स दे रखे हैं, जो उन्होंने कार्यशील पूंजी ऋण दिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा उन्हें उदार होना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देनी होगी। ओवरड्राफ्ट मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ क्या ओवरड्राफ्ट का मतलब समझिए कि ओवरड्राफ्ट हम कह सकते हैं कि ओवरड्राफ्ट मान के चलिए कि सपोज़ कीजिए बैंक में आपका अकाउंट है और आपके अकाउंट में 10,000 रुपये डिपॉजिट हैं। अगर आपको 15,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है तो आप बैंक से 15,000 रुपये ले सकते हैं। 5,000 बैंक आपको एज ए लोन प्रोवाइड कर देगा। इस फैसिलिटी को हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। कह रहा है कि टू देयर बोरोवर्स, ऐसे लोगों को जिन लोगों को आपने लोन दिया हुआ है उन लोगों को आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराइए। उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, उन पर लिबरल रहिए, उन पर थोड़ा सा उदार रहिए। और साथ ही साथ इंक्लूडिंग द एमएसएमई, ये सिर्फ आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए ही नहीं है, बल्कि जो छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उन पे भी ये रूल लागू होता है। वो भी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक से ले सकते हैं, वो भी अपने लोन के इंस्टॉलमेंट में छूट ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा आर्टिकल कह रहा है। ऐसे ये आरबीआई के गाइडलाइन के फॉलो करता है। आगे आर्टिकल कहता है कि द गवर्नमेंट कुड हेल्प द हेयर। अब यहाँ पर भी बात कर रहे हैं कि यहाँ तो आरबीआई की जिम्मेदारी तो ख़त्म हो गई है, कि आरबीआई ने अपना जितना काम करना था वो तो कर दिया है। लेकिन अगर तो अच्छा होता अगर गवर्नमेंट भी यहाँ कुछ कर सकती। द गवर्नमेंट कुड हेल्प हेयर, यहाँ भी सरकार की अगर मदद मिल जाती है, मदद कर देती, बाई एक्सटेंडिंग द स्कीम ऑफ क्रेडिट एश्योरेंस कवर दैट विल इनकरेज बैंक टू बी मोर लिबरल इन देयर रिस्क आउटलुक। यहाँ पर बहुत अच्छा होता अगर गवर्नमेंट यानी भारत सरकार भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती है अपनी
अपनी स्कीम को और क्रेडिट एश्योरेंस कवर जो है वो बैंकों के लिए प्रोवाइड कर देती है, जिससे बैंक भी एनकरेज हो जाती है और वो जो रिस्क आउटलुक में दिख रहे थे, वो रिस्क की टेंशन में देख रहे थे, उनके ऊपर रिस्क की तलवार लटकी हुई थी, उससे वो थोड़ा सा निजात उन्हें मिल जाता। यहाँ पर बात करें तो आर्टिकल कहना चाहता है जिस तरीके से आरबीआई ने पैसा मार्केट में डाला है, कुछ सरकार को भी पैकेज जो है वो रिलीज़ कर देना चाहिए था स्पेशल बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, ताकि उनका रिस्क और भी ज़्यादा कम हो जाता है। आगे आर्टिकल कहता है बाय क्लैरिफाइंग दैट, यानी कि इस बात को यहाँ पर क्लियर करते हुए देयर विल बी एन एसेट क्लासिफिकेशन। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर हो जानी चाहिए, वो क्या है एसेट क्लासिफिकेशन। एसेट मतलब मानिए कि बैंक के लिए एसेट क्या होता है, जो लोन होते हैं, जो लोन होते हैं वो बैंक के लिए एसेट होते हैं। जो आपका डिपॉजिट है वो तो देनदारी है उसके लिए, लेकिन उसके एसेट हैं लोन, यानी कि यहाँ पर उसके एसेट क्लासिफिकेशन होने चाहिए। यहाँ पर उसके जो लोन अकाउंट है वो भी क्लैरिफाई हो जाने चाहिए, एसेट क्लासिफिकेशन हो जाना चाहिए। स्टैंड स्टिल ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड फॉर अकाउंट दैट वर नॉट ऑलरेडी एनपीए एज ऑफ मार्च 1। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो आर्टिकल यहाँ पर कहना चाह रहा है, आर्टिकल कहता है कि साथ ही साथ आपने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि आप बैंकों को इतना पैसा दे रहे हैं लोगों को देने के लिए, छोटी छोटी इंडस्ट्री को देने के लिए, क्या उन लोगों के लिए कुछ यहाँ सुविधा है जो बैंकों से लोन ले रखा है। तो यहाँ पर यही आर्टिकल कहता है कि यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जो एसेट क्लासिफिकेशन है, जो बैंकों के लिए एसेट है यानी जो लोन अकाउंट हैं, उनके लिए भी रास्ता क्लियर होना चाहिए। तो स्टैंड स्टिल ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ कि मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है। मोरेटोरियम पीरियड की बात करें तो वो पीरियड होता है, सपोज़ कीजिए आपने बैंक से लोन लिया है, अब आपको प्रॉब्लम आ गई है और आपने लगातार 1 महीना इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, फिर दूसरे महीने नहीं दिया, फिर तीसरे महीने भी नहीं दिया। तो अब जब आपका 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, इंस्टॉलमेंट आपका पे नहीं हुआ है, तब आपका अकाउंट जो लोन अकाउंट है वो एनपीए में तब्दील हो जाता है। लेकिन 90 दिन से नीचे नीचे आपका जो अकाउंट है वो मोरेटोरियम पीरियड में रहता है। तो यहाँ पर आर्टिकल कहना चाहता है क्या ऐसे अकाउंट जो एनपीए की कगार पर हैं, क्या वो मोरेटोरियम पीरियड में ही रहेंगे, मोरेटोरियम पीरियड में ही रहेंगे, ये भी क्लासिफिकेशन हो जाना चाहिए 1 मार्च तक। आरबीआई आगे कहता है कि 1 मार्च तक आरबीआई हैज़ ब्राउट रिलीफ टू द बोरोवर्स। यहाँ पे आरबीआई जो है रिलीफ पैकेज लेकर आया है उन बोरोवर्स के लिए हु वर वरीड दैट ऑप्टिंग फॉर द मोरेटोरियम, जो अपने मोरेटोरियम पीरियड को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे और जिनका जो टर्न था देम इनटू एनपीए, जो उनका मोरेटोरियम पीरियड था वो एनपीए में तब्दील हो रहा था, यानी एनपीए में कन्वर्ट होने वाला था। यहाँ पर आरबीआई ने उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा राहत दिया है जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया था और 3 महीने का समय उनका कंप्लीट होने वाला था और उनका एनपीए होने वाला था। अब वो एनपीए नहीं रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मोरेटोरियम पीरियड में ही रहेगा, ऐसे आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन में जारी कर दिया है। आगे आर्टिकल कहते हैं कि स्टेट फाइनेंस हैव गॉट सम ब्रीथिंग स्पेस। ब्रीथिंग स्पेस मतलब जैसे कि हमने अभी वर्ड में पीछे पढ़ा था, ब्रीथिंग स्पेस मतलब कि उन्हें थोड़ा सा विराम मिला है, थोड़ा सा उन्हें सांस लेने की जगह मिल गई है, सांस लेने का समय मिल गया है। जो स्टेट फाइनेंस सेक्टर है, स्टेट फाइनेंस कंपनीज़ हैं, ठीक है, थ्रू द इंक्रीज ऑफ WMA। WMA का मतलब होता है कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो वेज एंड मीन एडवांसेस हम समझते हैं इट इज़ अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय द आरबीआई अंडर इट्स क्रेडिट पॉलिसी टू प्रोवाइड स्टेट बैंकिंग, यानी कि एक ऐसी मैकेनिज़्म है ये आरबीआई का जो स्टेट की जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, यानी कि उनको जो है वो पैसा प्रोवाइड कराता है। तो उसकी लिमिट भी इन्होंने इंक्रीज़ कर दी है, लिमिट टू द 60% ओवर द लेवल ऑन मार्च 31, यानी कि मार्च 31 तक उन्होंने जो उसका लेवल है वो 60% कर दिया है। अब आगे कह रहा है कि द स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 50,000 करोड़ एक्सटेंड टू नबार्ड, सिडबी एंड एनएचबी। ठीक है, अब ये जो सारा पैसा है जो इसके 50,000 करोड़ जो दिया है आरबीआई ने, वो बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे नबार्ड हुआ, सिडबी हुआ, एनएचबी हुआ, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, ठीक है, इनको ये सारा पैसा जो है वो दिया गया है ताकि ये हेल्प कर पाएँ, विल हेल्प दीज इंस्टीट्यूशंस, ताकि ये पैसा इन इंस्टीट्यूशन की हेल्प कर पाए और साथ ही ये इंस्टीट्यूशन भी क्या हेल्प कर पाएँ टू प्रॉप अप देयर रेस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि जो इनके एरिया है, जो इनका क्षेत्र है, इनके क्षेत्र में जितने भी इनके रेस्पेक्टिव हैं ये उन पर सस्टेन कर पाएँ, यानी कि उनकी स्थिति को और गिरने से ही रोक पाएँ। जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है, जिस भी
बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को अगर पैसे की ज़रूरत है, ये पैसा प्रोवाइड कर पाएँ, मार्केट को चला पाएँ, इकोनॉमी को थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाएँ, इसलिए आरबीआई ने सारा पैसा इन बड़े बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को दिया है। आगे आर्टिकल ने बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर, कहता है द सेंट्रल बैंक हैज़ डन व्हाट कैन इट, यानी कि जो भी बंद बढ़ सकता था, जो भी बंद हो सकता था, जो भी बंद पड़ सकता था, वो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ने कर दिया है अपने हिस्से का काम। इट इज़ नाउ ओवर टू द गवर्नमेंट, लेकिन अब जो है वो गवर्नमेंट की बारी है फॉर द फिज़िकल सपोर्ट पैकेज, कि कुछ फिजिकल सपोर्ट पैकेज जो है वो सरकार की तरफ से भी दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से आरबीआई ने 50,000 करोड़ का जो पैकेज है वो बैंकिंग इंडस्ट्री को दिया है और साथ ही साथ एनबीएफसी को दिया है, ताकि इकोनॉमी को एक अच्छी राहत मिल सके, इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकें। और साथ ही अब आरबीआई के साथ आर्टिकल कहना चाहता है कि गवर्नमेंट भी कुछ अपने हिस्से का काम करे। तो दोस्तों हम इसको एक बार हिंदी में समझ लेते हैं। आर्टिकल क्या